Assalamu alaikum, students. This is Dr. Mohammad Danashal. I hope all of you can hear me now. Kindly अगर किसी को आवाज नहीं आ रही chat करो, chat में लिख दे, so that we gonna start our lecture. Okay, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा अपनी आवाज बुलंद करके आपको आवाज लेक्चर दे सकूँ. Okay, so today we're gonna start our lecture with the same with the revision. हम लोग जो कल पढ़ा था हमने वो रिवाइज कर देते हैं, and after that आज का जो मेन लेक्चर है we will come towards that. लेकिन कल का जो लेक्चर था वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा so that हम लोग जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ सकें. The survey planning and evaluation, उसमें आपको मैंने कल क्लियर किया था कि प्लानिंग क्या होती है एंड इवैल्यूएशन क्या होती है. ठीक है. So plan is a decision about a course of action. आपने कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन का जो प्लान है उसका डिसीजन है, उसे हम प्लान बोलते हैं. So it's a systematic approach of to define the problem, to set priorities, develop specific goals and objectives, and determine alternative strategies and a method of implementation. So purpose of planning हमारी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमारे purpose of planning में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमने first of all हमने मैच करना है अपने रिसोर्सेज को अपनी प्रॉब्लम के साथ कि हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं हमने और अपनी रिसोर्सेज क्या हैं. ठीक है जी. एंड आफ्टर दैट we have to eliminate wasteful expenditure or duplication of expenditure. हमने अपने जो expenditure हैं उनको हमने waste नहीं करना, इसका एक पर्पस ये होता है. और उसकी duplication of expenditure means कि हमने जो expenditure है वो कई मतलब एक जगह पे बार बार हो रहे होते हैं, उसको भी हमने nullify करना है. Okay. And to develop the best course of action to accomplish defined objective. ये हमारा third course of planning purpose of planning होगा. Okay, so steps जो हैं वो मैंने आपको बता दिए. steps कौन कौन से थे कल. Conducting the needs assessment, हमने अपना needs assessment जो है उसको conduct करना है. And then we have to determine the priorities. अपनी priorities को हमने determine करना है. We have to develop the goals, objectives and activities. और अपनी identification of resources और constraints को भी हमने देखना और उसके मुताबिक हमने अपनी implementation, supervision, evaluation and revision करनी है. ठीक है जी. Okay. तो मैंने आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा important बताई थी वो ये थी कि हमारे पास कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था. कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं वो होंगे हमारे पास. लैक ऑफ फंड्स आ जाएगा नंबर 1 पे जो पिक्चर दिखाई है. नंबर 2 पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, उस लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ जाती हैं. हमारे पास जो स्टाफ वांटेड है वो हमारे पास जो है वो कम हो सकता है. देन नो फैसिलिटीज, हमारी फैसिलिटीज नहीं हो सकती हैं. नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी हो सकती है एंड लैक ऑफ टाइम हो सकता है. ठीक है जी. और हमने अल्टरनेट स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं. आपका प्लान ए डजंट वर्क देन यू शुड गो फॉर प्लान बी. ओके. अगर इससे पहले कि हम लोग जो मेन टॉपिक पे आए हैं, इससे पहले ये ग्राफ जो है मैंने आपको पहले दिखाया था कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एग्जाम में क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और उसके ऊपर अपना नीड असेसमेंट हमने देखनी होती है. और नीड असेसमेंट के बाद अपने कंट्रोल ऑफ डेटा हमने डेटा कलेक्ट करना होता है और उसके डेटा कलेक्ट करके हमने उसका एनालाइज द डेटा करना है. एनालाइज द डेटा करके हमने अपनी
प्रायोरिटीज सेट करनी है और उसके मुताबिक हमने एक गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज देखनी है। हमने अपने आइडेंटिफाई वी हैव टू आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स और उसके बाद वी गिवन द रिसोर्सेज एंड constraint, choose those activities that will be most effective development of, then we go to development of implementation strategy, and स्ट्रेटजी के बाद हमने इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवेल्यूएट एंड रिवाइज, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो दिस ग्राफ इज दिस जो हमने ये साइकिल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इस बुक में भी दिया गया है। ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स सर्वे। A survey is an investigation in which information is systematically collected, but in which experimental method is not used. आपका एक चीज याद रखना कि सर्वे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और इवेल्यूशन इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें कोई भी आप एक्सपेरिमेंटल जो स्ट्रेटजी है वो आप यूज नहीं कर सकते, ना तो आप इंटरवीन करते हो ना हम आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, आपने जो भी चीज है, जो भी कोई भी बीमारी के बारे में कोई भी डेटा है, वो जिस तरीके से एक कम्युनिटी में पाया जाता है, आपने उसी तरीके उसी को आपने कलेक्ट करके आपने उसको एनालाइज करना है। आपने किसी भी सूरत किसी भी चीज में आपने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने इंटरवीन नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी एक एग्जांपल इस तरीके से आ सकती है कि जो आपका व्हाट कैन से बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल आपने मैंने आपको एक स्नैपशॉट स्टडी बताया था, वो कौन कौन सी थी स्नैपशॉट स्टडी में? क्या आया था? आप अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे कि स्नैपशॉट स्टडी किसको बोलते हैं? एनीवन? स्नैपशॉट स्टडी किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? नहीं बेटा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती। ये कोई आप ये बात नहीं है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आप ये शॉर्ट पीरियड जो इस वक्त एट द मोमेंट जो भी सिचुएशन बताए वो एक स्नैपशॉट स्टडी है। ठीक है, आपने किसी भी चीज को उसी वक्त एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये हो गया, फिर दोबारा आपसे ऑब्जर्व करना शुरू हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्नैपशॉट स्टडी क्या होती है कि जो उसी वक्त एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जो आपने एक चीज को बयान करना है, दैट इज स्नैपशॉट स्टडी। उसमें कौन सी आ जाती है आपके पास? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं वो स्नैपशॉट स्टडी होती हैं। ठीक है जी, गुड। सो आपका एक जो सर्वे है, व्हाट इज दैट एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एक्चुअली कि इट इज यूज्ड फॉर आरसीटी जो है ना आपकी कहते हैं जो आरसीटी है या फिर कोई भी दूसरी स्टडी है जिसमें आप इंटरवीन कर रहे हो। ठीक है, वो इसमें नहीं आती। ओके ओके, surveys are method of collection of data, analyzing and evaluating them in order to determine the amount of disease problems
in a community and also to identify cases that have not been identified. Basic oral health surveys are defined as surveys to collect the basic information about oral disease status and treatment needs that is needed for the planning, monitoring the oral health care programs. एडवांटेजेस क्या हैं इसके ये जो सर्वे के एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ओके, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो आपको मिल जाती है, ठीक है। रेट एंड इंडिसेस कैन बी कैलकुलेटेड कि कौन सी बीमारी किस रेट पे जा रही है ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है जी। एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस बन सकती हैं। एसोसिएशंस क्या चीज होती हैं बेटा? एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस ये चीज होती हैं कि आपकी कोई भी चीज की बीमारी में कोई भी चीज एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मींस कि उसको उसके अंदर रोल प्ले कर रही है, उसके साथ उस पे इफेक्ट कर रही है, वो चीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी कम्युनिटी में आप देखते हो कि हमने यहाँ पे रिसर्च करनी है कि स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग और स्मोकर्स में यहाँ पे कितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं ये व्हाट डू वी से ओरल कैंसर के। तो एक स्मोकिंग का एसोसिएशन डेवलप हो सकता है ओरल कैंसर के साथ, ओके। एंड देन रीजंस फॉर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ओरल हेल्थ सर्विसेज आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। रिलायबल है, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होती हैं ये, ओके जी। सो अब सर्विस की टाइप्स देख लेते हैं अब हम लोग के। आपको पहले भी बताया था कि सर्विस की टाइप क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं एंड एनालिटिकल होती हैं, ओके। डिस्क्रिप्टिव में क्या होती हैं भाई साहब? आप लोगों के पास क्रॉस सेक्शनल सर्विस होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है जी। और एनालिटिकल में भी क्रॉस सेक्शनल सर्वे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, ठीक है। ओके, एक चीज यहाँ पे सवाल पैदा होता है। अब एक चीज यहाँ पे सवाल पैदा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल सर्वेस। अब बेटा जो डिस्क्रिप्टिव सर्वेस होते हैं वो होते हैं कि वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी किस्म की सिचुएशन को, ठीक है। और एनालिटिकल जो सर्वेस होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशन को कि एक प्रोसेस क्या है, कि किस चीज का क्या चीज एसोसिएटेड है, ठीक है जी। सो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्राइब करते हैं एंड एनालिटिकल है वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं। एक चीज याद रखना, डिस्क्रिप्टिव जो है सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड एनालिटिकल है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन को, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब अ सिचुएशन स्लैश एक्सप्लेन अ सिचुएशन, ओके। ओके जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक अब यहाँ पे आपके सामने आया है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टॉपिक इज पाथफाइंडर सर्वे। इट इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैंपलिंग इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। इस टेक्निक की जो मेथड इसमें यूज किया जाता है दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक, ओके। और ये क्या चीज होती है ये आपको मैं सैंपलिंग जो टेक्निक है उसके अंदर पता चलेगा। उसमें होता क्या है बेटा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन सब ग्रुप जो है ना उनके जिनके डिजीज लेवल है उनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इन केस ऑफ लेट्स से कि अगर आपके पास जो स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर सैंपलिंग में आपके पास जो स्मोकर्स है वो हमने यूज कर लिए, ठीक है जी।
क्योंकि ये दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप, सब ग्रुप है उसका, ठीक है जी। एक किसी भी पॉपुलेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है किसी भी चीज के बारे में, उसमें हमने उसको जो है ना क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स एक क्लस्टर, एक छोटा सा एक पार्ट हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है। ओके, जो अच्छा ओके, एक और चीज है कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स एज वो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग है उसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक स्पेसिफाइड एज ग्रुप के हो सकते हैं, या स्पेसिफाइड किसी भी चीज के बारे में एक स्पेसिफाइड किस्म के हो सकते हैं। इन दिस वे अगर हम ये करते हैं तो statistically significant and clinically relevant information of for planning or obtained at minimum expense, और ये इससे हमारा एक्सपेंस बच सकता है, ठीक है जी। ओके सर, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास इस चीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि इनिशियली फुल पिक्चर ऑफ ओरल हेल्थ स्टेटस एंड नीड्स हमारे पास आना आना चाहिए, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव टू मॉनिटर द चेंजेस। हमने अगर कि इन लोगों को हमने एक पिक्चर ले ली है तो हमने वी आल्सो हैव टू मॉनिटर द चेंजेस। ये एक हमारे ऑब्जेक्टिव होती हैं इन चीजों के, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोग वो क्यों हो, फर्स्ट जो पिक्चर है वो मैंने आपको दिखाई हुई है कि इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ठीक है। इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन, यस, डॉक्टर इकरा आलम बोल रही हैं कि फर्स्ट वन पहले भी पढ़ी हुई है, एंड दैट इज इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। मगर इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं जो हमारे पास सर्वेज हैं। जो सर्वेज हम जब जो भी करते हैं उसकी द मेजर हमारे पास जो भी चीज आती है उसको हम इंसिडेंस या प्रेवलेंस कहते हैं, किसी भी चीज की डिजीज को, ठीक है। अब इंसिडेंस और प्रेवलेंस में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा विद माय प्रीवियस लेक्चर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह जब हम लोग जब डेटा कलेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में सारी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। यस, इंसिडेंट्स आर न्यू केसेस एंड करंट इनकमिंग जो होते हैं केसेस उनको भी इंसिडेंस बोलते हैं। एंड प्रेवलेंस क्या होते हैं, प्रेवलेंस जो होते हैं जो आपके प्रीवियस एक प्रॉपर पूल जो है किसी भी डिजीज के एक पूल जो है उसके अंदर आई मीन टू से कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसिंग होते हैं, ओल्ड केसेस जो होते हैं उनको हम प्रेवलेंस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज, इससे हमारी इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी कि इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस हम लोग नोट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है ना वो अपने हम पता कर सकते हैं डिजीज वेरिएशन, ठीक है जी। कि डिजीज की वेरिएशन जो दूसरा मैंने जो पिक्चर है वो क्या चीज दिखाती है कि गम डिजीज जो चिल्ड्रन में है वो किस किस्म की चीजें हो सकती हैं, ठीक है जी। सो सर्वे से हम लोग क्या क्या चीजें मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। दूसरा चीज जो है वो है डिजीज की जो वेरिएशन है डिजीज लेवल में, इसकी सिवियरिटी में और इसकी ट्रीटमेंट नीड में, तो वो हम पता कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज के हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं, अ पिक्चर ऑफ एज प्रोफाइल्स ऑफ ओरल डिजीजेज इन अ पॉपुलेशन, कि कौन सी डिजीज किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आया वो चिल्ड्रन में ज्यादा है, आया वो मिडिल एज लोग में ज्यादा है, या फिर वो ओल्ड एज में ज्यादा होती है। सो तीन चार इंफॉर्मेशन जो है हम लोग इसे ले सकते हैं। ओके ओके, जो क्लासिफिकेशन है पाथ फाइंडर सर्वे सर्वे की, फर्स्ट वन इज पायलट सर्वे।
and the other one is National Pathfinder Survey. पाथफाइंडर क्या चीज होती है? आपको मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि पाथफाइंडर क्या चीज होती है कि आपने किसी भी चीज के बारे में पता करने के लिए कोई एक रूट लेना है, वो क्या रूट होना चाहिए, वो एक सर्वे होता है, उसे हम पाथफाइंडर सर्वे कहते हैं। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे क्या होता है कि जो सब ग्रुप्स हैं आपने उनको लिया और आपने उसके अंदर चेक कर लिया कि हाँ भाई ये इसमें इतनी बीमारी है, इसकी सीवियरिटी क्या है, और ये एक पायलट सर्वे, एक सिंपल सी एक है कि आपने सिर्फ पायलट करने के लिए सिर्फ उसको एक जो है ना व्हाट कैन से, इसके लिए जो वर्ड होता है वो ये होता है कि जो पायलट का कि हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑब्जर्विंग जो होता है कि हमने देखना है क्या आया, जो भी हमारा जो सर्वे है वो इज गुड। ओके, सो द पायलट सर्वे इज द वन दैट इंक्लूड्स ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है जी, आपने जो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स हैं उसमें आपको लेना होता है, एंड the only one or two age index and usually 12 years or one other age group। ये एक छोटी सी अमाउंट बताते हैं डेटा के बारे में कि आपको एक छोटा सा जो है ना डेटा का जो पूरा एक डेटा है उसकी छोटी सी अमाउंट आपको बता देता है कि हाँ भाई इस चीज में आप बस ये चीजें हो सकती हैं, तो आप इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी डिजीज के बारे में, कि अगर आप पायलट सर्वे के थ्रू आप किसी भी चीज में एक बेसिक इन्फो ले सकते हैं जिसपे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा ये डिजीज इस इंसिडेंस पे या फिर इस प्रेवलेंस पे इस कम्युनिटी में या इस कम्युनिटी के इस एज ग्रुप्स में मौजूद है। ओके ओके, नेशनल पाथफाइंडर सर्वे क्या होता है बेटा? अब नेशनल पाथफाइंडर सर्वे ये होता है कि आपने पूरी नेशन के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज में छोटे छोटे सब ग्रुप्स को ले लिया और उसके अंदर आपने उस डिजीज के बारे में पता कर लिया। ठीक है, तो पायलट सर्वे में सिर्फ एक कम्युनिटी आ रही होती है। ठीक है, नेशनल पाथफाइंडर सर्वे में ये एक बिगर प्रोजेक्ट है। बिगर प्रोजेक्ट ये होता है कि आपने सारी कम्युनिटीज के अंदर एक 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 ले लिया और एक सर्वे एक डेटा ले लिया और उसको सो अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। पायलट सर्वे में आपको पहले बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब ग्रुप्स, ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप्स सब ग्रुप्स आप लेते हो। ठीक है, एंड ओनली वन और टू इंडेक्स एज यूजली 12 इयर्स और वन और एनी वन अदर एज ग्रुप आप लेते हो। ठीक है, जबकि नेशनल पाथवे में क्या होता है कि सफिशिएंट एग्जामिनेशन सेट्स टू कवर ऑल इंपोर्टेंट सब ग्रुप्स, ऑल द इंपोर्टेंट सब ग्रुप्स को आप लेते हो। ठीक है, तो पायलट सर्वे में द मोस्ट इंपोर्टेंट सब ग्रुप्स आते हैं, लेकिन नेशनल पाथफाइंडर सर्वे में सबसे ज्यादा जो सारे जो सब इंपोर्टेंट जो सब ग्रुप्स हैं उसको आप लेते हो। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी आप लेते हो, तो इट्स अ बिगर लेवल। ठीक है जी, ओके, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा नीडेड टू कमेंस द प्लानिंग। ठीक है जी, लेकिन सुटेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज। Additional data has to be collected in order to provide the baseline for implementation and monitoring of services. Okay, so अब आता है कि इंडेक्स एज या एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि हमने देखने थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इंडेक्स एज जो ग्रुप्स हैं वो 5 इयर्स हो सकते हैं, 12 इयर्स हो जाते हैं ग्लोबल मॉनिटरिंग के लिए, एंड थर्ड वन इज 15 इयर्स, और उसके बाद आ जाते हैं देन कम्स 35 to 44 years and 65 to 74 years। सो ये इंडेक्स एज या एज ग्रुप्स हैं जो कि आप लोग किसी भी चीज के बारे में किसी भी आपके उसमें ले सकते हैं। तो आपने कभी भी कोई भी चीज बेटा आपने कभी भी कोई भी डेटा लेना तो उसमें जो इंडेक्स एज ग्रुप्स हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड जो है वो यही है 5 years ऑफ प्राइमरी टीथ पहले। अच्छा सॉरी मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा पीछे। ओके, 5 इयर्स हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहे होते हैं? क्योंकि हमने प्राइमरी टीथ को हमने देखना होता है।
प्राइमरी टीथ को हम लोग इस वजह से देख रहे हैं, जो डिसिबलस टीथ होते हैं उनको हम देखने के लिए या उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने 5 ईयर्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है जी। 12 ईयर्स क्यों देखते हैं कि जिसमें मिक्स डेंटिशन स्टार्ट होती है, ठीक है जी। और यही उसके बाद 15 ईयर्स आ जाता है, ठीक है। एंड देन कम्स 35 to 44 years, and then comes 65 to 74 years. आगे बेटा ओके बेटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि अब साइंटिफिक मेथड एंड एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। अब हमने एक जो चीज है बेटा कि अब आके ये करते क्या हैं हम लोग, कहते हैं हम लोग इस चीज को हमने कैसे कंटिन्यू रखना होता है। तो सबसे पहले आपने एक हाइपोथेसिस वो बनानी होती है, ठीक है। हमने जो भी करना होता है, जो भी करना वो साइंटिफिकली करना होता है। अब कैसे हाइपोथेसिस हमने बना दी, हमने उसको अब हाइपोथेसिस इज एन assumption, ओके। एक assumption है that is based on and it is the basis according to which objectives has been established। आपके पास एक हाइपोथेसिस बना दिया और उसके बेस पे आपने एक ऑब्जेक्टिव भी बनाया। अच्छा, अब उस हाइपोथेसिस से ऑब्जेक्टिव अचीव करने तक के लिए जो अमल है वो सर्वे थ्रू होगा या साइंटिफिकली हमने देखना है। मतलब ऐसा नहीं है जो कि हमारे यहाँ पे अवाम जो है हमारी जो नेशनल एक बिहेवियर है उसको हमने कभी हाइपोथेसिस बना लिया और उसी हाइपोथेसिस पे हम लोग काम करते हैं। हाइपोथेसिस ऑलवेज एन assumption। हमारे पास यही हाइपोथेसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाइपोथेसिस है कि कोरोना एक साजिश है। कोरोना जो है वो पेशेंट्स को हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो जहर के टीके लगा के किल कर रहे हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस बन गया, यह एजम्पशन बन गया और इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है। यही हमारा एक नेशनल बिहेवियर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इनसे बात करे, अगर कोरोना के बारे में बात करता है कि आपके पास हमारे पास जो पेशेंट्स को जो इंजेक्शन लगा के डॉक्टर मार रहे हैं, तो भाई ये हमारे पास एक बात तो कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। हॉस्पिटल में आप जाके देखें, हॉस्पिटल में आपको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। अब इस वक्त ये सिचुएशन आ चुकी है कि इस वक्त किसी भी हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल सकेगी। तो ये थ्योरी गलत होगी, ये assumption तो गलत हो गया कि लोगों को इंजेक्शन देके मार रहे हैं। अगर लोगों को इंजेक्शन देके मार रहे हो तो आपको हर वक्त कोई किसी भी हॉस्पिटल में जगह मिलती होती, क्योंकि उनको क्या पड़ी है, ठीक है भाई। वो तो कहते हैं इंजेक्शन लगाएं, पेशेंट को मारें और अगला पेशेंट लेकर आए, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं है, लाहौर में सो हॉस्पिटल में जगह नहीं है। सो ये तो assumption है और यही तो हमारी ये कौम का हाल है। ओके, वी हैव टू डिजाइन एन इन्वेस्टिगेशन। आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक पहली बात है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है एनालिटिकल, ओके। ओके, अब इसमें जो है प्रेवलेंस और स्टडीज क्या होती हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पॉपुलेशंस और बिटवीन द सेम पॉपुलेशन एट डिफरेंट टाइम्स। इंसिडेंस स्टडीज क्या होती हैं। इंसिडेंस आर यूज्ड वेयर द अमाउंट ऑफ न्यू डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इंसिडेंस क्या हो गया बेटा, जो न्यू डिजीज है उसके बारे में आप लोग जो भी सर्वे करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोरोना के बारे में इस वक्त न्यू डिजीज है तो आप उसके बारे में इंसिडेंस स्टडी करोगे, ठीक है। इंसिडेंस स्टडीज जो है वो वो स्टडीज क्या होती हैं। इंसिडेंस स्टडीज आर यूज्ड वेयर द अमाउंट ऑफ न्यू डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि प्रेवलेंस में क्या होता है कि टू जो कंपैरिजन होता है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया जाता है कि यहाँ पे इस कम्युनिटी में इस डिजीज की इस वक्त ये सूरत हाल है और दूसरे जो पॉपुलेशन है उसमें ये सूरत हाल है, ओके।
मेथड ऑफ स्टडी, केस कंट्रोल क्या होता है एंड कोहोर्ट क्या होता है। ठीक है जी, अब ये इसमें आपको मैं बताना है कि ये दो डिफरेंस क्या है बेटा। सो अगेन एक वही वही लेक्चर जो कि मैंने पहले बहुत पहले दिया था, बहुत ज़्यादा पहले दिया था मेरे ख्याल से। उसमें जो स्टूडेंट्स थे मेरे, आई रिमेम्बर 24 आई गेस, 22 या 24 थे। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी, उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको उसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। डोंट वरी अबाउट दैट। वो लेक्चर जब भी आप बोलोगे मैं उसे रिपीट करूंगा, वो उस लेक्चर को, दैट इज बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। वो लेक्चर जो है वो हमारी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की बुनियाद है। उस लेक्चर को अगर आप लोग मैं कोशिश करूंगा अगर किसी दिन वो हो सके तो उसको दोबारा रिवाइज करूं, ताकि उस लेक्चर को हम लोग समझ सकें। उस लेक्चर को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल में स्टार्टिंग पॉइंट इज अ ग्रुप विद डिजीज इन्वेस्टिगेशन, उसमें ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है बेटा। ठीक है, जबकि कोहोर्ट में स्टार्ट विद द पॉपुलेशन और इंडिविजुअल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट, उसमें अभी डिजीज नहीं हुई, उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर्स अभी रिस्क फैक्टर की बुनियाद पे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है जी, असेसमेंट इज मेड ऑफ फैक्टर्स व्हिच हैव इन्फ्लुएंस्ड दीज सब्जेक्ट्स in the past which might be associated with disease. Findings are compared with those who with those from a suitable control. Okay, and cohort में क्या होता है, during a follow-up period assessment is made on the of the influence that these factors may have on occurrence of disease. अब कोहोर्ट में अभी डिजीज जो है अभी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी देख रहे होते हो। ठीक है, डिजीज को अभी आपने देखना कि आया वो इंसिडेंस करती है, अकरेंस होती है उसकी, वो देख रहे होते हैं। लेकिन केस कंट्रोल में बेटा ये नहीं थे। केस कंट्रोल में आप लोग डिजीज को जो है ना इन्वेस्टिगेट करके उसके उसके एसोसिएशन की तरफ पहुंचते हो, या फिर उसके व्हाट डू से उसके जो कॉज है उसकी तरफ पहुंचते हो। ठीक है जी, सेलेक्टिंग अ सैंपल, उसमें किस तरह कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जामिन एवरी इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ये चीज तो आपने कोई भी चीज है, अब 22 करोड़ अवाम को कैसे आप लोग एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए लॉट्स ऑफ वी नीड लॉट्स ऑफ मैन पावर, मनी चाहिए, टाइम चाहिए, और इस तरह की स्टडी करते करते आपको आपको सालों लग जाएंगे, इवन डेकेड्स लग जाएंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करते हो कि आप सिर्फ एक सैंपल को जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है बेटा। बेटा बिफोर आई फर्दर गो, आई वुड आस्क यू कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। बेटा किसी भी किस्म की कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपने पूछना है इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन टाइप ऑन दैट चैट ग्रुप।
ओके, डॉक्टर तहरीन कह रही है पाथ फाइंडर सर्वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके बेटा। ओके, तो बेटा अब पाथ फाइंडर सर्वे जो भी सर्वे होता है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, इसमें एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि और इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक एज इंडेक्स एज ग्रुप्स आर सिलेक्टेड, और इंडेक्स एज ग्रुप्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिए कि 5 इयर्स है। देखें, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। सो कौन कौन से इंडेक्स एज ग्रुप है? 5 इयर्स हैं, 12 इयर्स हैं, 15 इयर्स हैं, 35 to 44 years and 65 to 74 years हैं। सो ये जो एज ग्रुप्स हैं इसमें सब्जेक्ट हम लोग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उनके अंदर उन उन सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं कि इनमें डिजीज की क्या सूरत हाल है। सिर्फ ये दिस इज द पाथ पाथ फाइंडर सर्वे, दिस इज इट। सिर्फ आपने एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है। ओके, और जो कि अंडर द सर्टिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग है। और इस क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि सब्जेक्ट इन स्पेसिफिक एज ग्रुप्स उनको सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उनके अंदर इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर की जाती है। ठीक है जी। जो इंफॉर्मेशन इस पाथ फाइंडर सर्वे में हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो 3 किस्म की हैं। फर्स्ट इज इंसिडेंस एंड और प्रेवलेंस, सेकेंड इज सिवियरिटी ऑफ डिजीज, ठीक है, और दूसरी है सिचुएशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट एज ग्रुप्स में कौन कौन से डिजीज पाई जाती है। बस दिस इज इट। ओके, सो मैंने आपको क्या बोला था कि हम सैंपल क्यों लेते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जामिन एवरी इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो उसके लिए क्योंकि हमारा मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए, मनी बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, ठीक है जी। अब सैंपल की टाइप्स क्या होती हैं वो आप अभी बात कर लेते हैं। सिलेक्टिव सैंपल होता है, ठीक है, उसमें आप सिलेक्ट कर लेते हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट आ जाए, ये वाला सब्जेक्ट आ जाए, ये सब्जेक्ट आ जाए, और ये सब्जेक्ट आ जाए। सेकेंड इज रैंडम सैम्पलिंग होती है, रैंडमली आप पिक कर लेते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है बेटा कि डिफरेंट सब सब ग्रुप को आप ले लेते हो, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, एंड सैम्पलिंग बाय स्टेजेस होती है। ओके, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। सो नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हुए हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। फर्स्ट इज अप्रूवल चाहिए हमें, अथॉरिटी से हमें अप्रूवल चाहिए कि परमिशन हमने देनी होती है कि लोकल, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज होती हैं जिनसे हमें अप्रूवल लेनी होती है, ताकि हम लोग इस जो ग्रुप है या इस सब ग्रुप सैंपल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकें या एग्जामिन कर सकें, ठीक है जी। ये जिस तरह एक होता है कि आपने स्कूल चिल्ड्रन में आपने कोई स्टडी कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए आप स्कूल अथॉरिटी से आप लोग अप्रूवल लेते हो, ठीक है जी। देन आप बजट बनाते हो अपना, बजट आप प्रिपेयर करते हो, जिसमें हमें सारे रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप लोग देखते हो। स्केड्यूलिंग करते हो कि आपने जो एग्जामिनेशन है वो कितने से कितने दिन तक करना है। मतलब एक एग्जामिनेशन जो है उसको 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। तो
और अडल्ट के लिए 10 से 15, 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये गाइड लेके हुए आपने स्केड्यूल करना होता है कि डेली के हम लोग इतने लोग करेंगे, वीकली के हम लोग इतने लोग करेंगे, उससे उसके थ्रू हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। सो अप्रूवल चाहिए होता है, बजट चाहिए होता है हमें, और स्केड्यूल बनाना होता है हमें, ठीक है जी। देन कम हमारे पास इमरजेंसी केयर क्या होती है हमारे पास। तो हमने एक रेफरल सिस्टम बनाना होता है जिसमें हम लोगों ने जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको रेफर करना होता है वहां पे, ताकि वो उनकी ट्रीटमेंट की जाए। देन हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन आ जाती है। पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमें रिकॉर्ड रखना होता है, कहाँ कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, किन किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाईज को हमें देखना होता है बेटा, कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हमने यूज करेंगे। माउथ, प्रोब, मिरर, ये हमारे पास होता है, ठीक है जी। और उसके बाद पेरिडोंटल प्रोब्स आ जाते हैं हमारे पास, ट्वीजर्स आ जाते हैं, कंटेनर्स आ जाते हैं उसके अंदर, एंड वॉश बेसिन आते हैं, गॉज पेपर आ सकते हैं, गॉज आता है, और हैंड सैनिटाइजर्स आते हैं। ये सारी वो चीजें जो कि हमें इसके लिए काम के लिए चाहिए होती हैं। ओके, और यस वी शुड एनालाइजिंग द डेटा, या यहाँ पे आना चाहिए अब हमें। ओके, अब हमने एनालाइज द डेटा किस तरह हमने करना है, ठीक है। हम जो भी डेटा आएगा हमारे पास उसको किस सही तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने हमें एक कंप्यूटर एनालिसिस चाहिए होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए होता है, ताकि हम उसे रिकॉर्ड में लेके आ सके। और उसके बाद हमने एक उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, ठीक है जी। अब एनालाइजिंग द डेटा किस तरह करना होता है बेटा, वो हम लोग बायोस्टैट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोस्टैट्स हमारा एक प्रॉपर एक टॉपिक है जिसमें हम लोग डेटा को, हमारे पास जो भी एक आपने डेटा कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है जी। एनालाइज करते हुए एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं, मतलब कि हम लोगों ने एज के लिहाज से, ओके बेटा, क्लस्टर सैम्पलिंग बेटा ये चीज होती है, मैं आपको इसकी सैम्पलिंग जो टेक्निक्स है वो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वैसे क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है बेटा कि आपने, जैसे हमने एक इंडेक्स ग्रुप हमने लिया, इसमें क्लस्टर बना दिए हमने कि ये क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, ये तीसरा क्लस्टर है, ये चौथा क्लस्टर है, पांचवा क्लस्टर है। इनके अंदर की सैंपलिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के ग्रुप में हमने सैंपलिंग ले ली, ठीक है। 5 साल के ग्रुप में हम ये सब्जेक्ट्स लेंगे। 12 साल के जो ग्रुप है उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स लेंगे, तो एक क्लस्टर बन गए ना बेटा। 5 साल, 12 साल, 35 to 40 ईयर्स, और उसके बाद 65 to 74 ईयर्स, ये सारे क्लस्टर्स हैं, ठीक है जी। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक बन जाती है, इससे इसे जो कहते हैं इसे क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक बोलते हैं। ओके, जो पब्लिशिंग द रिपोर्ट्स आ जाती हैं आगे, उसमें आप क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हैं। स्टेटमेंट डालते हो, पर्पस ऑफ सर्वे डालते हो, मटेरियल्स एंड मेथड्स आपने लिखना होता है, ये बेटा याद रख लो। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, आपने के पास बहुत सारे लोगों को हमने एक ग्रुप अपने दिए हैं, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स आपकी देखनी है कि पर्पस क्या होना चाहिए, मटेरियल मेथड्स क्या होना चाहिए, डिस्कशन एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए। ओके, नाउ कम इवैल्यूएशन।
ना इवैल्यूएशन क्या होती है बेटा, अब हम लोगों ने ये कहते हैं अपने आप को इवैल्यूएट भी करना होता है। कोई भी सर्वे के दौरान, किसी भी सर्वे को आप करते हुए, चाहे वो सर्वे हो चाहे वो आपकी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो, आपने इवैल्यूएशन करनी होती है। ठीक है जी। इवैल्यूएशन इज डिफाइंड एज द जजमेंट ऑफ मेरिट और वर्थ अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सो दिस इज द इवैल्यूएशन। बेटा इसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस तो ये होता है कि हम लोगों ने प्रोग्राम्स को देखना होता है कि किस, सॉरी देयर इज डॉक्टर मालूर कह रही है कि केस कंट्रोल और पायलट सर्वे वाली स्लाइड्स बता दें। बेटा मैं अभी आपको अभी थोड़ी देर दे दो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, चलो मैं अभी अभी इसी वक्त करते हैं हम लोग। So first was case control, I guess. ओके बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो पाथ फाइंडर सर्वेज हैं उसके दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज पायलट सर्वे एंड अदर इज नेशनल पाथ फाइंडर सर्वे। अब पायलट सर्वे में ये होता है कि उसमें हम लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप को, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन उसको ही इंक्लूड करते हैं, और उसके बुनियाद पे हम लोग जो रिजल्ट आता है उससे हम लोग उसकी जो है ना उसे हाइपोथेसिस को हम लोग अपने वेरीफाई करते हैं। ठीक है। लेकिन नेशनल पाथ फाइंडर सर्वे जो है ना, इट इज ऑन अ बिगर लेवल। उसमें ये होता है कि सफिशिएंट एग्जामिनेशन सेट्स टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स। अब इसमें जो इंक्लूड करते हैं तमाम इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं नेशनल पाथ फाइंडर सर्वे में, लेकिन पायलट सर्वे में सिर्फ हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप को हमने इंक्लूड करना होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा पायलट सर्वे में हम लोगों ने सिर्फ एक या दो इंडेक्स एजेस जो है ना वो लेने होते हैं। यूजुअली 12 ईयर्स हम लेते हैं, लेकिन नेशनल पाथ फाइंडर सर्वे में सारे एज ग्रुप्स को, एटलीस्ट 3 को हम लेते हैं, 3 एज ग्रुप्स को लेते हैं। ठीक है जी। सेकंड इज केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट। बेटा केस कंट्रोल के स्टडीज वो होती हैं, मेथड ऑफ स्टडी ये होती है जिसमें हम लोग केस कंट्रोल में डिजीज ग्रुप, कुछ लोगों में डिजीज पहले ही हो चुकी होती है। फॉर एग्जांपल एक एक पर्टिकुलर व्हाट डू वी से पॉपुलेशन में जो भी ओरल कैंसर केसेस हैं उनके अंदर डिजीज पहले की, तो आप उस उन्हीं पे काम करते हो। ठीक है, दैट इज केस कंट्रोल। लेकिन कोहोर्ट स्टडी में हम लोग एक हाई रिस्क ग्रुप लेते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं रिस्क फैक्टर से। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें डिजीज हुई है या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल हमने स्मोकर से पकड़ लिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ऑब्जर्व करते हैं कि इनके अंदर ओरल कैंसर डेवलप होता है या नहीं होता। सो केस कंट्रोल में क्या होता है कि पहले ही डिजीज हो चुकी होती है, लेकिन कोहोर्ट स्टडी में डिजीज नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर या फिर एक्सपोजर मौजूद होता है। ओके okay? ओके, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। हमने पहले ये देखना है कि फर्स्ट पर्पस है कि कोई प्रोग्राम किस हद तक काम करता है। ठीक है, इसकी सक्सेस का मेजर क्या है, ये इसका पहला 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 इसका पर्पस होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि हमें डिसीजन मेकिंग में हमने ये देखना होता है कि हमने आगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। ठीक है, कि व्हाट के हमारे पास जो जो डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हमने किस डिजीज को किस हद तक कंट्रोल करना है, उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। थर्ड उसका जो है टू मेजर द इफेक्ट, के इफेक्ट को हम वो किस तरह हमारा कर रहा होता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ये होती है। ठीक है,
कि आपने अपनी जो फंड्स हैं उनको किस हद तक बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया है, ये अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है जी। तो क्राइटेरिया फॉर द इवेल्यूएशन, जो इवेल्यूएशन डेंटल सर्विसेज जो कि हमने डिफाइन किए हैं वो कौन से हैं? इफेक्टिवनेस उसमें आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, एप्रोप्रिएटनेस आती है एंड एडिक्वेसी आती है। ठीक है। ओके, सो इफेक्टिवनेस को हम पहले क्या डिफाइन करते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने अचीव किया है या नहीं किया, ये आपकी आपकी ऑब्जेक्टिव सॉरी इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी क्या होती है कि आपने कॉस्ट और मैन पावर को बेहतर तरीके से आउटपुट उनसे लिया है या नहीं लिया। अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है कि आपने जो प्रोग्राम है वो आपके प्रोवाइडर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल था या नहीं है। ठीक है। एडिक्वेसी क्या होती है बेटा कि मतलब कि उसने कवरेज जो है टारगेट पॉपुलेशन को उन्होंने अच्छे तरीके से उसके एडुकेटली उसको कवर किया है या नहीं किया। सो टाइप्स क्या होती हैं कि जो इवैल्यूएशन की टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड इज सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ये दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसेस और एक्टिविटीज of a program that are taking place। जो भी जो इवैल्यूएशन जो कि इस वक्त करंटली चल रही होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो है। सॉरी, यहाँ पे आते हैं, दोबारा हम देखते हैं। सो फॉर्मेटिव है कि वो कोई भी प्रोग्राम जो कि इस वक्त करंटली जा रहा है या करंटली टेकिंग प्लेस है, उसके बारे में हम लोग जो इवैल्यूएशन है, उसकी एग्जामिनेशन है, उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन जो होती हैं वो होती हैं जो कि प्रोग्राम जब प्रोग्राम कोई हो चुका होता है, ठीक है, जो प्रोग्राम कोई भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट जब वो हो चुका होता है, जब वो टेक प्लेस हो चुका होता है, उस वक्त जो कहते हैं होने के बाद जो आप कहते हैं उसे समेटिव बोलते हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, समेटिव जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन क्यों से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज पायलट फेज, second is control phase, actualization phase and operational phase। एलिमेंट्स बेटा, एलिमेंट्स हमारे पास 7 एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज रेलेवेंस के it relates to the appropriateness of the service, whether it was needed at all, कि हमारे पास आपने जो भी सर्वे किया है, ये इवैल्यूएशन की है, सर्वे किया, क्या ये जरूरी था। आप जब भी कोई सर्वे करोगे, जब भी कोई रिसर्च करोगे, तो उसके बारे में रेलेवेंस के बारे में पूछा जाएगा कि क्या ये इम्पोर्टेंट था, क्या ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जो है, दैट इज irrelevant because ये डिजीज इस वक्त जो है ना, स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही कम है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि स्मॉल पॉक्स अगर एक मरतबा हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी दोबारा आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो उसकी वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या बात करोगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेलेवेंस। देन कम्स प्रोग्रेस, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी बेटा ये होता है कि the patient could reach you with ease, कोई बैरियर तो नहीं था आपके उसके दरमियान, ठीक है। अच्छा, एंड देन कम्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। क्या था आपकी इस रिसर्च का, ये इम्पैक्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक रेलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड इज इम्पैक्ट, कि आपने कोई भी अगर कोई भी आपने आई मीन
रिसर्च किया, सर्वे किया, इसका इम्पैक्ट क्या है बेटा? तो बेसिक सब्जेक्ट के स्टेप्स क्या होते हैं? पहले तो आपने इवेल्यूट करना होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम। सो 3 इवैल्यूएशंस होते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर कि आपने आपकी फैसिलिटीज क्या थी, इक्विपमेंट क्या था, मैन पावर क्या थी। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस क्या था एंड इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम क्या है। ओके, सो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं इसमें? फर्स्ट वन इज प्लानिंग, प्लानिंग द मेथोडोलॉजी। देन आपने जो गैदर इंफॉर्मेशन की है उसके बारे में आप देखते हो, एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, उसको आप ऑब्जर्व करते हो। एक्शन आपने क्या लिया और इसके बारे में आपकी रीवैल्यूएशन क्या थी। ओके, सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच बेटा।